हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो मैड। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेडिसिन। तो ये एक क्विक रिकॉल वीडियो होगा इन विच क्विकली वी विल रिकॉल ऑल द थिंग्स फ्रॉम द medicine, and today we will be discussing about the CVS, cardiovascular system. In the last video we have discussed about the MI and the ECG changes. तो किस डिसीज़ में या फिर किस कंडीशन में हमको कौन सी ईसीजी देखने को मिलती है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स. तो ईसीजी कंप्लीट इनकम्प्लीट था उस वीडियो में, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट टुडे. तो डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज इफ़ यू वॉच दैट वीडियो देन वो जो रिदम है वो बनी रहेगी एंड आपको ये वाली वीडियो में समझ में आएगी. एंड इफ़ इट ऑल यू हैव वॉच दैट वीडियो तो कमेंट्स में बताना कि वॉज इट यूजफुल टू यू एंड डिड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वर द कॉन्सेप्ट्स क्लियर. देन लेट्स स्टार्ट. तो hyperkalemia. So in ECGC we have discussed about the various diseases. जब भी कोई electrical abnormality होती है तो we can see various diseases in the ECG in the heart. तो interpretation हमने कर लिया था यहाँ पर. In now we will look at those certain electrolyte imbalances. तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जो हाइपरकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया, दीज ऑल थिंग्स दीज ओनली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जनरेटिंग द इम्पल्स, द एक्शन पोटेंशियल. तो ये सेल है तो इम्पल्स कहाँ से आएंगी, सेल के अंदर, सेल के बाहर. जो इम्पल्स इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है सेल की, दैट वन इज़ बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स. तो सोडियम अंदर रहता है, सोडियम बाहर रहता है, पोटेशियम अंदर रहता है, देन द कैल्शियम, देन द मैग्नीशियम्स. दीज ऑल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो वेन एवर दीज आर चेंजेस occurring in these levels of the electrolyte, we can see them directly or indirectly on the ECG. तो let's look at them. हाइपरकैलेमिया, हाइपर मतलब कि इंक्रीज हो जाना, कैलेमिया कैल्शियम, तो सॉरी पोटेशियम. तो पोटेशियम वेन एवर देर इज इंक्रीज इट कॉजेज टॉल टेंटेड टी वेव्स, साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा. एंड द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज द डायस्टोलिक अरेस्ट. तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है. अगर हमने हाइपरकैलेमिया को जल्दी से नहीं पहचाना और ट्रीट नहीं किया, देन देर आर चांसेस दैट वी कैन लूज द पेशेंट. देन टॉल टेंटेड वी वेव मतलब कि दिस वन इज़ द पी क्यू आर एस. तो ये टी जो है इट विल बी लाइक दिस. तो टॉल क्यू वेव, क्यू आर एस टी. तो टॉल टी वेव देखने को मिलेगी हमको, टॉल टेंटेड टी वेव सीन विद द हाइपरकैलिया. बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है FMG में और ऑल्सो नीट PG में, INI CET में भी ये पूछा गया है. देन हाइपोकैलेमिया. तो हाइपोकैलेमिया मतलब कि टी वेव इन्वर्शन, टी वेव इन्वर्ट हो जाएगी. तो यू कैन कम टू नो, मतलब एनालाइज आप कर सकते हो यहाँ पर कि हाइपर है तो जैसे ही पोटेशियम की लेवल्स है तो उसके सेम डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिल रही है. मतलब कि पोटेशियम बढ़ गया है तभी टी वेव की जो साइज़ है वो भी बढ़ रही थी. पोटेशियम की लेवल्स कम हो गई तो टी वेव की जो साइज़ है वो कम हो रही थी और वो इन्वर्टेड भी हो गया, टी वेव इन्वर्शन. And another thing seen in this is the pseudo P pulmonale. तो पी भी जो है इट विल बी पल्मोनल, मतलब हम तब बोलते हैं व्हेन द हाइट ऑफ द पी वेव इज़ इंक्रीज्ड. तो नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ पी पल्मोनल. एंड ये मोस्टली ऐसी कंडीशन में देखने को मिलती है जब भी कोई पल्मोनरी कॉज होती है. एंड इसमें स्यूडो इसीलिए बोला गया है कि पी वेव तो टॉल दिखती है बट द कॉज इज़ नॉट द पल्मोनरी. ठीक है, तो द कॉज इज़ द हाइपोकैलेमिया, जिसके वजह से वी कैन सी दिस स्यूडो पी वेव. Then prominent U wave. So U wave normally we cannot see in the ECG and this represents the papillary muscles. So relaxation of the papillary muscles, and this is usually not seen in the normal ECG, but in case of hypokalemia we will be able to appreciate it. Then management is the KCL drip. तो these management methods are also very important कि हम hyperkalemia में कैसे treat करेंगे पेशेंट को, hypokalemia में हम क्या करेंगे. देन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मैग्नीशियम के रिलेशन में. एंड दीज आर वेरी डेंजरस बिकॉज हमने अगर नहीं किया इनको सही से ट्रीट देन वी विल लूज द पेशेंट. देन हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया तो डिक्रीज इन द टेम्परेचर. सो टेम्परेचर जब भी कम होगा वी कैन सी एन ऑसबर्न वेव.
तो ऑसबर्न वेव यहाँ पर यू कैन सी दिस वन तो एक जे टाइप की ऐसे बनेगी, दिस वन अलग से ही दिखेगा वो, ठीक है। तो ये पी है, क्यू आर एस टी, टी जो जे पॉइंट है जिसको हम जे पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट से ये एक वेव टाइप की बनेगी विच इज़ कॉल्ड एज द ऑसबर्न वेव। तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सीन विद द हाइपोथर्मिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर सिंपल वन लाइनर ही पूछा गया है इस पे, हाइपोथर्मिया पे। Then the epsilon wave. So this epsilon wave we can see in the condition ARVD. The full form is arrhythmogenic right ventricular dysplasia, और ellipson wave जो है, तो in this ARVD we can see that the QRS complex है, in that there will be a positive a small deflation present. तो this one is the PQRS, तो इसमें एक ऐसे स्मॉल डिफ्लेशन फिर T आएगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज सीन विथ द ARVD। देन S1 QT Q3 T3 अक्यूट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें क्या होता है कि जो S1 है ना टी वेव, दिस 1 2 3 वी विल बी लुकिंग एट द लीड्स। तो S1 में वी नीड टू लुक एट द लीड 1 में वी नीड टू लुक एट द एस वेव, लीड 3 में वी विल लुक एट द क्यू वेव एंड द टी वेव। तो वेन एवर देर इज एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन गिविंग द लीड्स 1 एंड 3 और उसमें अगर एस और क्यू टी की चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, देन गो विथ द अक्यूट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो अगर केस देंगे ना, तो इन द केस दे विल बी डिस्क्राइबिंग लाइक द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन द रिस्क फैक्टर प्रेजेंट लाइक DVT or any knee replacement surgery or bedridden patient for a long time. And also another very important thing is the hemoptysis. So in patient में hemoptysis भी we can see. So these are the things which you must know from the acute pulmonary thromboembolism. तो इसको और डिटेल में हम रेस्पिरेटरी में कवर करेंगे। Then now let's look at some important heart blocks. तो heart block जो है it is divided into the primary, then the secondary and the tertiary heart block. The primary we will say it when the changes in the ECG are like PR increasing, तो increasing PR interval. देन ट्रीटमेंट होगा एयर ओरल एट्रोपिन। तो यहाँ पर हम स्पीड में ऐसे डिस्कस कर लेंगे एंड वी विल लुक एट द इमेजेस। तो इमेज देखने के बाद में यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इट। देन सेकेंडरी अगेन क्लासिफाइड इनटू द मोबिट्स टाइप 1 एंड द टाइप 2। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टाइप 1 और टाइप 2 को, एंड हाउ वी विल बी रिमेंबरिंग इट। तो सिंपल है, देखो हार्ट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में तो क्या हो रहा है कि PR जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे याद रखना PR इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो मोबिट्स 1 है ना, 1 जो है 1 को माइमिक करेगा, प्राइमरी हार्ट ब्लॉक को माइमिक करेगा। तो इसमें भी PR इंटरवल विल बी इंक्रीजिंग। एंड वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में ये ड्रॉप बीट देखने को मिलता है। तो ड्रॉप बीट इज कॉमन विथ बोथ द थिंग्स, बट द थिंग डिफ्रेंशिएटिंग इट इज़ द PR इंटरवल। तो 1 में PR इंटरवल विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड देन यू कैन सी अ ड्रॉप्ड बीट। ड्रॉप बीट मतलब वन होल QRS complex will be dropped, तो will be missing, we cannot see it on the ECG। and उसके पहले एंड उसके बाद में all the things will be like PR interval increasing। तो easier to remember that one will mimic the primary heart block and primary heart block में heart PR will be increasing, ठीक है। देन मोबिट्स 2 में द PR इंटरवल विल बी नॉर्मल, बस इसमें द बीट विल बी ड्रॉप। तो ड्रॉप बीट होता है इसमें बस दैट 1 QRS कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी सीन, बाकी चीज़ें इट विल बी नॉर्मल। तो PR की जो इंटरवल है ना, जो ड्यूरेशन है, दैट वन विल बी नॉर्मल। तो पेस मेकर इज द ट्रीटमेंट फॉर द सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक। एंड टर्शियरी में AV डिसोसिएशन वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट AV dissociation is again seen in another condition which is the monomorphic ventricular tachycardia. तो let me explain it another one time that AV dissociation means क्या होता है, क्योंकि AV dissociation आ जाता है क्वेश्चन में, then most of you do not know what does it mean। तो मतलब वो confusing हो जाता है, फिर सोचने लगते हैं कि ये क्या है, तो टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो let's make it easier, तो अंडरस्टैंड करते हैं हम।
ए और वी। डिसोसिएशन का मतलब है कि कनेक्शन टूट जाना। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में नॉर्मली देयर इज़ अ कनेक्शन। तो एस ए नोड से होके करंट जाता है ए वी नोड में। तो दिस वन इज ए नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन देम। तो ये कनेक्शन टूट जाता है जिसके वजह से एट्रिया जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट ओन। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है जिसके वजह से यू कैन सी दिस ए वी डिसोसिएशन। तो ईसीजी पे ये कैसे दिखता है ए वी डिसोसिएशन? तो इसमें ना जो पी और पी की इंटरवल है और जो आर और आर की इंटरवल है दोनों अनइक्वल रहेंगे। मतलब कि ऑन द ईसीजी यू कैन सी दैट द पी अलग भाग रहा है, आर अलग भाग रहा है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में। एंड इसके लिए भी ट्रीटमेंट पेस मेकर। ओके, सो लेट्स लुक एट द इमेजेस। प्राइमरी, ठीक है, तो ये है इमेजेस। फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक। तो the AV block first degree, इसमें we had discussed that the gradual increase of the PR. So you can see here that this is the P, this one is the R. तो PR interval के बीच में this one is the gap, फिर this one and this one. तो यहाँ पर you can appreciate that there is gradual increase in this PR interval. Let me highlight it to you. यहाँ पर देख सकते हो आप दैट इफ़ यू वांट यू कैन काउंट द बॉक्सेस ऑल्सो। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्सेस। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, देन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 बॉक्सेस है। ऐसे में इट विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। Then moving on to the second degree AV block, the Mobitz one, also called as the Wenckebach. तो नेम्स को भी you know need to रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो, क्योंकि जो सिनोनिम्स है जो ऑल्सो नोन एज रहते हैं। तो मोबिट्स वन के बदले दे गिव द वेंकेबैक एंड दे लास्ट। तो मोबिट्स तो सबको पता ही होगा फिर कि पढ़ के जाएंगे, फिर वहाँ पर वेंकेबैक दे देंगे तो फिर कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी डिसीजेज है उसकी जो और दूसरी कोई नाम है तो उनको ज़रूर से देख के जाना, बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जानबूझ के एग्जामिनर डालता है टू कन्फ्यूज़ द स्टूडेंट्स। तो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में पी आर इंटरवल विल बी इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये देखो पी आर इंटरवल ये बढ़ा, ये फिर बहुत ज़्यादा इंटरवल बढ़ गया, तो ये पी है ये आर है। एंड देन देयर इज़ अ ड्रॉप बीट। तो यहाँ पर यू कैन सी पी है तो एक क्यू आर एस है ही नहीं। सो दिस वन इज़ द ड्रॉप बीट एंड दिस वन इज़ द क्लासिकल फाइंडिंग सीन विद द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। देन मोबिट्स टाइप 2 में भी यू कैन सी दैट दिस वन इज़ द मिस्ड बीट, बट इसमें यह है कि जो पी आर इंटरवल है वो नॉर्मल रहेगा। सो यू कैन सी हियर, तो 1 2 बॉक्स 1 2 बॉक्स 1 2 बॉक्स, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते 2 बॉक्स 1 2 3 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया। तो आर यू लुकिंग एट द चेंजेस सीन? तो बहुत इजीली बहुत केयरफुली क्वेश्चंस सॉल्व करना ये वाले ईसीजी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और एक बार में याद नहीं होता है ये सब। तो the skill to master these is the practice of the MCQs and revising the notes. So as much as you revise the notes and as much as you solve the MCQs, you can become the master of the ECG. And one thing I want to say that most of you know the people सॉल्व तो कर लेते हैं, जीटी वगैरह सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंड रिवीजन भी काफ़ी हो रही है, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन द एग। सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स नाउ, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना मिस्टेक यहीं पर हो जाती है बहुत सारे लोगों की कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक ना वो लोग इस डायलेमा में चले जाते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, व्हाट शुड आई डू, शुड आई चेंज माई सोर्स, शुड आई डू समथिंग एल्स। नहीं, ये सब कुछ करने की नहीं है ज़रूरत। जस्ट रिव्यू योर क्वेश्चंस और देखो कि गलती कहाँ पर हो रही है एंड लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड वही एमसीक्यू फिर सुबह उठ के फिर 2 दिन के बाद सॉल्व करना, देखना कैसे सही होगा। तो you know you need to learn from the things and you should try not to repeat that mistake. And another very important thing is अगर आपसे MCQ गलत हो रहा है then be in a positive mindset that ये एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम के पहले जितनी भी गलतियाँ करनी है कर लो, एग्ज़ाम में गलती नहीं चलेगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द GTs इफ़ एट ऑल यूर स्कोरिंग लाइक 150 प्लस आपके आ रहे हैं ना इजीली, तो आप आराम से वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। एंड क्यू बैंक्स, इफ़ एट ऑल यू आर सॉल्विंग द क्यू बैंक्स या फिर कोई भी MCQ आप कहीं से भी सॉल्व कर रहे हो ना, ट्राई टू रीच इट मोर देन 50%। तो जो एवरेज परसेंटेज है ना उसकी ट्राई टू मेक इट 65 to 70%। तो अगर आप इस तक पहुंच गए, कोई भी क्यू बैंक हो कुछ भी हो, अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए तो यू विल बी ईजिली एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम।
सो दिस वन वॉज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू से टू यू ऑल, ठीक है। तो जी टी इज़ जस्ट, वो आपके एग्ज़ाम के स्कोर्स डिसाइड नहीं करता है जी टी। तो क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जी टी में 130 140 स्कोर करते थे, कभी जी टी में 150 लाए नहीं, एंड इन द एग्जाम दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड, लाइक 160 क्रॉस कर गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये मत समझना कि ज्ञान दे रही है। सो दीज आर द थिंग्स, जो गलतियाँ मैंने भी करी है, जो मेरे फ्रेंड्स ने करी है गलतियाँ, और मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस के पीछे मत भागो। विच एवर यू हैव रेड, तो अब टाइम नहीं है तो उन्हीं को रिवाइज करते रहना, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड डिग्री ए वी ब्लॉक। तो सेकेंड डिग्री ए वी ब्लॉक में वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। तो पी आर ये वाला हो जाता है। देन द थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक विथ जंक्शनल एस्केप। तो इसमें कंप्लीट ए वी डिसोसिएशन। सो यू कैन सी हियर, ये पी वेव है तो यहाँ पर कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देन ये टी और पी वेव दोनों मिल गए हैं एक में, तो दिस वन इज़ द क्यू। क्यू 1 2 3 क्यू दिख रही है, और पी वेव 1 2 3 4 5 पी वेव दिख रही है। तो मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया है ए वी का। तो दिस वन इज सीन विद द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। देन एस टी एलिवेशन। तो एस टी एलिवेशन और एस टी डिप्रेशन, दीज आर सीन इन वेरियस कंडीशंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एक इस्कीमिया, जो कि है एम आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस वन इज़ द एस टी एलिवेशन, तो एस टी एलिवेटेड हो गया है, एंड दिस वन इज़ द डिप्रेशन ऑफ द एस टी। देन सीन इन अदर कंडीशंस लाइक द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अर्ली रिपोलराइजेशन, एन्यूरिज्म, ट्राउमा। तो ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। बस नेम्स याद रखना है कि इन चीज़ों में ये इन डिसीज़ में एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है। देन एस टी डिप्रेशन सीन इन द अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेबल एस टी non-elevated STEMI, hypokalemia and digoxin. Then moving on to the wandering pace atrial pacemaker. तो इसमें होता है कि all P wave are abnormal but the heart rate is normal. So if you break down the name itself will give you the exact pathology of the uh, condition. Like wandering means moving एटेरियल पेसमेकर। तो पेसमेकर हो गया अपना एसए नोड, मतलब कि जो इम्पल्स जनरेट करता है। तो दिस इम्पल्स जनरेटर इट इज़ मूविंग ऑन। तो दिस इम्पल्स जनरेटर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, सो ड्यू टू विच वी कैन सी द पी वेव्स, ऑल द पी वेव्स विल बी abnormal. Then one thing you need to remember here to make the things easier is that, so whenever in the question P is being asked, तो think the answer can be in terms of the atrial, क्योंकि P जो है that one will be describing the atrial depolarization, and if at all QRS complex के बारे में पूछ रहा है ना, then it will be the problem in the ventricle. तो ventricle में जब भी प्रॉब्लम होगी then changes are seen in the QRS. तो दिस वन इज़ अ सिंपल थिंग। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है याद, तो अगर पी वेव के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है तो रूल आउट करना ऑप्शंस को, और एटेरियल होगा तो एटेरियल मार्क कर देना। Then the next condition, premature atrial contraction, in that there will be a normal P wave, then abnormal P wave and normal P wave. So this one is the morphology seen in the premature atrial contraction. So these all things, no, these are not important for the FMG. So this one is important. Just hyperkalemia causes QT interval, prolongation of the QT interval, and this will predispose to the torsades T points. देन हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट हाइपरकैलेमिया ना इट कॉजेज, क्या कहाँ गया, तो इट कॉजेज डायस्टोलिक अरेस्ट एंड टॉल टेंटेड टी वेव्स. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इलेक्ट्रोलाइट्स दे कॉजेज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कॉज करता है ये, तो जिसकी वजह से यू नीड टू ट्रीट इट. तो क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस मैनेजमेंट. तो अक्यूट और क्रॉनिक, तो क्रॉनिक है तो फिर पैटेरोमर यूज़ करेंगे हम, और अक्यूट कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड. तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ यूज्ड मोर. देन इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं हम, साल्ब्यूटामॉल, कैलीयूरिया एंड हीमोडायलिसिस. सो दिस वॉज अ PYQ. देन एब्सेंट पी वेव. तो एब्सेंट पी वेव इन कंडीशन में देखने को मिलती है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लैश कार्ड कि एब्सेंट पी वेव किस किस चीज़ में देखने को मिलती है. हाइपरकैलेमिया में, देन हाइपरकैल्सीमिया में, देन सिक साइनस सिंड्रोम एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, इन तीनों चीज़ों में देखने को मिलती.
सो दिस वॉज अबाउट द ECGs, द इमेजेस वी हैव सीन। तो ये डेल्टा वेव है जिसका हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द डेल्टा वेव सीन इन द WPW syndrome and 3 different morphology of the P wave seen in the multifocal atrial tachycardia. So we have discussed this in the part 1 video about the WPW and the multifocal atrial tachycardia. So this was about the ECGs. So here we have completed about the ECGs. Now moving on to the congestive heart failure. तो questions have been asked like clinical case mostly and इतना ज़्यादा question पूछे नहीं गए हैं इस पे CHF पे, but still you need to have an idea कि अगर future में पूछ लिया तो we'll just look at the basic idea of this, and also if at all a question is asked then you can easily be able to solve it. So right ventricular heart failure and left ventricular failure. So these are the findings seen with the right ventricle: increased JVP, hepatomegaly, ascites, pedal edema and PCWB. So pulmonary capillary wedge pressure, this one is decreased, and hepatojugular reflex is present. The most common cause is the left ventricular failure. देन इफ़ एट ऑल अ केस इज़ गिवन, तो केस में यही सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएगी. तो नाउ इट्स हाई टाइम तो जस्ट मगअप करना इन सारी चीज़ों को. वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर तो सबको ही पता है कि हार्ट की पंपिंग जो है वो कम हो जाती है. तो दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स सीन विद द राइट एंड द लेफ्ट. तो जब भी ये चीज़ें जब भी ये चीज़ें आप देखेंगे क्वेश्चन में, देन रूल आउट कर लेना कि राइट के बारे में पूछ रहे हैं, लेफ्ट के बारे में पूछ लेना और आंसर कर देना. सो दिस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसमें देखने को मिलता है बायलैटरल ब्रेसल क्रिप्स. तो इसमें ना मोस्टली लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बिकॉज यू नो दिस वन इज़ द हार्ट. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा ना ब्लड. तो अगर लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर वो कंजेशन कॉज करके लेफ्ट एट्रियम पे इफ़ेक्ट करेगा, एंड इफ़ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और कंजेशन है तो वो लंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है. तो बायलैटरल बेसल क्रेपिटेशंस, देन S3 गैलोप प्रेजेंट. तो S3 हार्ट साउंड वी कैन हियर. PCWP increased, pulmonary capillary wedge pressure increased and P alterans. तो ये ECG फाइंडिंग है, वी कैन सी इट इन पल्मोनरी. P alterans, pulses alterans, which can be seen with this LVF and PND or orthopnea. So the most common cause is the IDH, which is the idiopathic cause or the hypertensive cause. ठीक है. तो इन्हीं दोनों में से कोई भी एक कॉज होगा जो LV लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉज करेगा. Then these are the stages of the CHF, congestive heart failure, and these are classified की 1, 2, 3, 4 based on the structural damage to the heart and also the symptoms, and also कि patient जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है या नहीं. Then in stage 1 there is risk factor present but there is no structural damage, like पेशेंट को हाइपरटेंशन है बट अभी तक कोई हार्ट फेलियर की साइंस उसमें नहीं दिख रही है. ठीक है. देन 2 में स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रेजेंट एंड ऑल्सो सिम्टम्स एब्सेंट, सिम्टम्स नहीं होंगी पेशेंट में. देन 3 स्ट्रक्चरल डैमेज along with the symptoms, clinical features are present, and refractory heart failure, which is the 4th stage. The marker of the heart failure is the BNP. So we have discussed about the marker of the MI, that is the troponin, and for heart failure it is the BNP. So this was asked as a one-liner. So this one is a PYQ. Then treatment, it is classified into the preserved, then the reduced heart failure. Then preserved में the ejection fraction will be approximately 50%, and in that we will be using aldosterone blocker, ARNI, ACE inhibitor and beta blocker. And heart failure with reduced ejection fraction which is less than 40%. So the ejection fraction will become less than 40%, and we can treat by using the Lasix or the furosemide, then morphine, NTG, nitroglycerin, O2. द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पोजीशन में बिठाएंगे हम पेशेंट को ताकि वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाए. देन नज़ेरिटाइड एंड SGLT2. तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस हार्ट फेलियर, मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि दे विल गिव 4 ऑप्शंस एंड दे विल आस्क विच ड्रग विल डिक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ द पेशेंट और विच ड्रग विल इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी. तो दोनों का मतलब एक ही है कि इट्स जो यहाँ पर हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक ड्रग ऐसा है जो कि पेशेंट की मोर्टेलिटी को कम कर सकता है, एंड उसमें 4 ऑप्शन दी जाएगी. लाइक बीटा ब्लॉकर, ये भी कम करते हैं कि
मोर्टालिटी को कम करते हैं. देन एस इनहिबिटर, दीज ऑल्सो विल डिक्रीज द मोर्टालिटी. बट जो ये है ना डायूरेटिक, फिर नाइट्रोग्लिसरीन, फिर ये मॉर्फिन, दीज आर ऑल फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ. और ये जो है पेशेंट की प्रोग्नोसिस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है. ओके, सो अगर अक्यूट CHF है विथ कार्डियोजेनिक शॉक, देन वी विल बी ट्रीटिंग द पेशेंट बाय these methods. वेजोप्रेसर देंगे, नॉर एड्रीनालिन और डोपामिन, देन आइनोडाइलेटर्स, देन लिवोसिमिडम. So these are the drugs which we will be using. So this was all about the CHF which you must remember. तो ज़्यादा इसमें याद रखने की नहीं है ज़रूरत. Just look at the clinical features and treatment भी just look at the drugs याद रख लेना बस, ठीक है. Then moving on to the hypertension. तो hypertension का भी you can expect a question, and questions have been asked on the mostly the antihypertensive drugs in integration with the pharmacology. So normal, this one is the normal value, and we classify it into the pre-hypertension stage 1 and stage 2. So these are the values, and इन सबको आपको वो करना पड़ेगा क्या, by heart करना पड़ेगा. This one is the systolic blood pressure, the diastolic blood pressure. So when we will be calling it as stage 1, stage 2, यहाँ पर values दी गई है. So by heart those values. Then if it is stage 1, then the management is the lifestyle modification. ठीक है. Then stage 1 में we will be looking at the hypertension mediated organ damage. If present, then go with the lifestyle. If absent, then go with the lifestyle modification. But if present, then lifestyle modification plus medication. And if it is stage 2, then medication plus lifestyle modification. तो questions can be asked like clinical case. तो एक केस डिस्क्राइब कर देंगे, पेशेंट हाइपरटेंसिव है और उसका जो ब्लड प्रेशर है मान लो कितना है 135 है, एंड द डायस्टोलिक 135/80 है. तो क्या करेंगे हम, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो एज वी कैन सी हियर कि ये आ रहा है प्री हाइपरटेंसिव में, तो हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ट्रीटमेंट करेंगे. देन ऑल्सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दीज ड्रग्स इंटीग्रेट करके पढ़ना इसको फार्माकोलॉजी से, तो फार्माकोलॉजी का भी हो जाएगा, एंड ऑल्सो मेडिसिन का भी उसी में कवर हो जाएगा. बट एट वन टाइम यू कैन रीड बोथ द थिंग्स. तो क्वेश्चन इस पे पूछे गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, देन ऑल्सो द साइड इफेक्ट. Then these are the two important one-liners asked. The most common cause of the hypertension, which is the primary and also called as the idiopathic or essential hypertension, and most common cause of secondary is the renal causes. तो इनको याद रख लेना because questions can be asked like simple one-liner. Then resistant hypertension, a PYQ. तो इस पे ना डेफिनेशन पे ही पूछा गया था क्वेश्चन कि 3-4 स्टेटमेंट्स दे हैड गिवन एंड दे हैड आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन. तो बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड डिस्पाइट यूजिंग 3 क्लासेस ऑफ द ड्रग्स. एंड ड्रग्स कौन से आते हैं उसमें, one will be the diuretic, then along with that the other 2 will be the antihypertensives, either the ACE inhibitor or the ARB या फिर बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो कोई भी आ जाएगा, तो कोई भी गिविंग 2 antihypertensive drugs, and along with that we will be giving one diuretic which is the thiazide diuretics. But despite that the hypertension is not under the control, then it will be called as the resistant hypertension. Then treatment of this resistant hypertension is by the clonidine, which is an alpha 2 blocker. This one is also a PYQ. Then side effect of this clonidine, orthostatic hypertension. This one also a PYQ, this one also a PYQ. The treatment of the orthostatic hypertension, methadone. So these are the things asked from the hypertension. Then target organ damage. So this hypertension causes various damage to the organ, and let's look at them quickly. तो आईज में it will cause dot blot hemorrhages. तो if you read it from the ophthalmology, then you can easily cover it there. तो ophthalmo भी cover हो जाएगा and medicine भी cover हो जाएगा. So classified into the 1, 2, 3, 4 stages. Dot blot hemorrhages, cotton wool spots ऐसे फंडस पे देखने को मिलता है. Then brain में it will cause the hemorrhagic stroke, and most common site is the putamen. किडनी में CKD क्रॉस करेगा, देन आयोटा में डाइसेक्शन, आयोटिक डाइसेक्शन, एंड हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. सो एज वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और हाइपरट्रोफी के बाद फेलियर, तो इट विल बी कॉज्ड बाय द हाइपरटेंशन. देन there is another condition in this, that hypertension
if blood pressure is more than 180 by 120, then we classify it into the two categories: hypertension emergency and urgency. So these questions have been asked on this PYQs. So if it is without target organ damage, then it will be called as hypertension urgency, and the treatment is controlled blood pressure in next 48 hours. So मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दीज ऑल थिंग्स दे विल बी डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन, लाइक हाइपरटेंशन एमरजेंट अर्जेंसी इज मेड द डायग्नोसिस एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. Then moving on with the target organ damage. In the target organ damage, if it is present, then it will be called as hypertension emergency. And look at the causes. If it is pheochromocytoma or Addison's disease or eclampsia, then control BP within the next 1 hour. And if it is other causes, then you need to decrease the blood pressure by 25% in the next 1 hour and control the BP in the next 24 hours. So you need to mug up these things, because questions are asked like what is the next step of the management or which is the best step of the management. So you just need to mug up all these things and एक दो question solve कर लेना इसके basis पे, then easily you can solve. Then moving on to the diseases of the pericardium. तो pericardium के भी various diseases है, like the acute pericarditis. तो acute means it is an acute condition and pericarditis, carditis inflammation of the pericardium. तो यहाँ पर ही हमने उसको पैथोफिजियोलॉजी को हमने समझ लिया. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की कॉजेज क्या हो सकती है. तो मोस्ट कॉमन कॉज इज द इडियोपैथिक, द अदर कॉजेज आर द वायरल, द ड्रेसलर, ज्यूमैटिक, ट्यूमर. तो the classical findings seen in the acute pericarditis, pericardial friction rub. You need to remember this, remember के you need to mug up these things. ठीक है, तो एक एक पेरिकार्डाइटिस में एक एक चीज़ दिखेगी एंड एक एक कार्डियम की डिसीज़ में एक एक क्लासिकल फाइंडिंग दिखेगी. तो इफ़ यू रिमेंबर दिस फाइंडिंग, देन ईजिली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन कि किस बारे में पूछा जा रहा है. तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, क्लासिकल सीन विद दिस acute pericarditis. Then there's another term with the name pleural friction rub. तो पेरिकार्डियल है, प्लूरल है, देख लेना क्वेश्चन में. Then on the ECG, you can see ST elevation, which is the concave, as we had discussed yesterday, and also treatment based on the cause. तो वायरल है तो वायरल ट्रीटमेंट, देन रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है तो फर्स्ट ट्रीट द रूमेटिक हार्ट डिसीज़, देन ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकाल देना. देन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. सो इसमें क्या होता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज इज द TB एंड कंस्ट्रिक्शन हो जाती है पेरिकार्डाइटिस में. TB के वजह से देयर विल बी कैल्सिफिकेशंस एंड दिस कैल्सिफिकेशंस विल कंस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि उसकी मूवमेंट को कम कर देगा. एंड द फीचर्स सीन आर द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, pedal edema, ascites and the abdominal discomfort. तो the important findings seen in this are the Kussmaul sign positivity, तो increased jugular venous pressure on inspiration. तो this one is the definition of this Kussmaul sign and seen with the various conditions, और उसमें एक cause है constructive pericarditis. Then prominent X and Y, this one is also change seen on the GVP and pericardial knock. तो यहाँ पर important finding pericardial knock. And then ECG में एग इन कप ऑन चेस्ट एक्सरे. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एंड स्टीरॉइड्स. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर. तो इफ़ एट ऑल अ क्वेश्चन इज गिवन जिसमें हम TB की डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड कैल्सिफिकेशन हो रही है एंड दिस चेंजेस लाइक पॉजिटिव कुस्मॉल और प्रोमिनेंट X and Y, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. देन पेरिकार्डियल एफ्यूजन. एफ्यूजन मतलब कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड. तो पेरिकार्डियम में फ्लूइड की कलेक्शन हो गई, तो कितनी नॉर्मल हो सकती है, दिस वन इज़ द नॉर्मल फ्लूइड. तो 50 ml. 50 ml से ज़्यादा है देन दैट विल बी कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल एफ्यूजन. और अगर वो 100 या 300 से ज़्यादा हो जाएगा ना, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन. तो इसमें ECG में वी कैन सी लो वोल्टेज ECG and electrical alterance seen on the ECG. Then on the chest X-ray, you can see this finding, the money bag appearance, water bottle appearance. So I've already uploaded a video in which I have discussed the chest X-rays. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो वीडियो इसके बाद ज़रूर से देखना, बिकॉज आफ्टर दिस यू विल गेट एन आइडिया कि इमेजेस के साथ आपकी वो जो
रिवीजन है वो भी हो जाएगी। देन कार्डियक टैम्पोनेट, द मोस्ट कॉमन कॉज आयाट्रोजेनिक। आयाट्रोजेनिक मतलब कि डॉक्टर से कोई गलती हो जाएगी ड्यूरिंग एनी सर्जरी। और देन द अदर कॉजेज आर द ट्रॉमा। तो जब भी कार्डियक टैम्पोनेट का केस आता है ना, तो ट्रॉमा का ही डिस्क्रिप्शन देते हैं केस में। तो एक पेशेंट मतलब कि एक आदमी था, मेल, ही had a road traffic accident, presents to the clinic with shortness of breath, congested neck veins, muffled sound, and देयर इज़ फ्लूइड कलेक्शन ऑन द चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में मतलब ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लूइड की कलेक्शन हो रही है। तो उसमें यू नीड टू रूल आउट द थिंग्स एंड कम टू अ कंक्लूजन दैट इट इज़ अ कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है, तो बेक्स्ट्राइड इसकी जो है क्लासिकल फाइंडिंग है। PYQ एज ऑलरेडी हैव मार्क्ड हियर, तो ये PYQ है। द ट्राइड कंसिस्ट ऑफ कंजस्टेड नेक वेन्स, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर मतलब कि हाइपोटेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड्स। तो दिस इज़ द ट्राइड, बेक्स ट्राइड। एंड इसमें और दो चीज़ें देखने को मिलती है, पल्सिस पैराडॉक्सिस एंड JVP पे ये वाली फाइंडिंग देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल अल्टरेंस ऑन द ECG एंड चेस्ट एक्सरे में मनी बैग अपीयरेंस, क्योंकि फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है ना, तो एक्सरे से हम एक्चुअली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे पेरिकार्डियल एफ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेट में, बिकॉज दोनों में जो है एक्सरे सिमिलर दिखेगी। तो clinical features you need to look at to differentiate between these two, and treatment pericardiocentesis, this one is also a PYQ. So they describe a full detailed case of the cardiac tamponade and they will ask you for the management, so it is pericardiocentesis. Then moving on to the next important topic, that is the cardiomyopathy. So cardiomyopathy classified into various types, and cardiomyopathy means the muscle में कोई एबनॉर्मैलिटी के वजह से देयर विल बी इफेक्टिंग द हार्ट। तो हार्ट के जो मसल है, कार्डियक मसल में प्रॉब्लम होगी इसमें। देन क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप, तो स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोत्सुबो। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस कार्डियोमायोपैथीज, तो वो वीडियोस देखना। एंड नाउ आई विल जस्ट quickly recall the things, and उसमें I have also covered the images. So image based questions, if at all they are asked, then you can easily be able to solve, so do watch that video also. Then stress means it occurs due to the stress and emotional stress, most commonly seen in the females. And stress, in the stress there will be increase of the catecholamines, neurotransmitters, and adrenaline or non-adrenaline. So these will be causing outpouching of the apex of the left ventricle. So this one is the left ventricle, so they will cause outpouching of this apex. And on ECG you can see ST elevation. Treatment, beta blocker is the drug of choice and intra-aortic balloon pump. Then moving on, तो HOCM, तो HOCM का it is hypertrophic obstructive cardiac myopathy. तो there will be hypertrophy of the muscle causing to obstruction and leading to cardiomyopathy. So see, this medicine, you know, if you break the names, तो names में ही the pathophysiology is hidden. तो जस्ट थिंक, आराम से अपना टाइम लेना, थिंक करना, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, रूल आउट द ऑप्शंस, ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें सब इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस वन इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन एंड द मेन कॉज फॉर इट इज़ द जेनेटिक। तो ये हेरिडिटरी है, क्रोमोसोम 14 पे बीटा MHC होता है, जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से वी कैन सी दिस HOCM. देन इंक्रीज इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिकनेस and diastolic dysfunction will be happening, which will in future cause systolic dysfunction. Clinical feature, shortness of breath, banana shaped cavity. तो classical finding seen, तो hint given in the question, अगर banana shaped cavity image भी दी जाएगी, and if at all this is described in the question, then piece of a cake, go with the HOCM. Subaortic stenosis, and then pulses bifurcations can be seen, and in the ECG V1 lead में S देखना है and V5 lead में R. The height of both S and R, it will be more than 35 mm. ये इतना ज़रूरी नहीं है because questions have not asked on this. And S4 heart sound is heard. Treatment, drug of choice beta blocker and ICD. Then the next type, RCM, restrictive cardiomyopathy. Most common cause amyloidosis. This one is also important, this one is also important. पैथो के रिलेशन में you can they can ask this because पैथोफिजियोलॉजी की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें वी कैन सी द
amyloid deposition in the muscle. So pathology is the amyloid deposition in the left ventricle, causing it stiff. The stiffness, making it stiff so that it will not contract, and whenever it will not contract, then it will lead to the heart failure. So then due to the deposition of the amyloid, it is also called as the glittering myocardium, because this amyloid is a shiny material. तो जब भी हम वो specimen देखेंगे हार्ट की, then it will be appearing shiny. तो that's why it is called as the glittery myocardium. And on echo you can see left ventricular diastole and decrease and left atrial size increase, क्योंकि सी लेफ्ट वेंट्रिकल में अम्लॉइड डिपॉजिट हो गया है, बहुत सारा अम्लॉइड, तो ये ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे पड़ेगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल एनलार्ज एंड सब्सिक्वेंटली ये फिर उस पर इफेक्ट करेगा, लंग्स पे इफेक्ट करेगा, पल्मोनरी में, एंड पल्मोनरी में इफेक्ट होगा तो फिर राइट वेंट्रिकल इफेक्ट होगी. तो ऐसे में ना these things are like they are connected with each other. So if at all there is abnormality in one organ, तो वो future में it can go to the other abnormality, other organ. Then left atrial size is increased here, and due to which we can hear the S4 sound. Then Kussmaul sign is positive. Treatment beta blocker. Then the next one, dilated cardiomyopathy. Most common cause is alcohol. तो देखो ये भी एक piece of cake है. So whenever in the question they say dilated cardiomyopathy or the dilated left ventricle, alcohol, heart failure, and along with that कोई भी मरमर, ये pansystolic मरमर अगर describe किया तब भी go with the dilated cardiomyopathy, because इसका भी question जो framing है ना question की वो same ही है. alcoholic patient होगा, फिर उसके बाद सिम्टम्स उसके डिस्क्राइब कर देंगे एंड दे विल डिस्क्राइब कि डायलेटेड हार्ट है, या फिर इमेज दे देंगे डायलेटेड वेंट्रिकल की, एंड दे विल आस्क द डायग्नोसिस. तो दिस आर द अदर कॉजेज, वायरल, पॉलीजेनिक म्यूटेशन. द two important cancer drugs, anti-cancer drugs related to this dilated cardiomyopathy, doxorubicin and daunorubicin. These are cardiotoxic and they can cause myopathy. That's why these drugs are not used frequently, मतलब इतने commonly ये यूज़ नहीं होते हैं. Then systolic failure and heart failure with reduced ejection fraction, S3 heart sound heard, dichrotic pulse, functional MR, mitral regurgitation and murmur. So treatment of the underlying cause, अगर heart failure है तो ABCD drugs, ACE inhibitor, beta blocker, calcium channel blocker, diuretic and cardiac resynchronization therapy. So this was all about the cardiomyopathies, and so these are the images of the cardiomyopathy. So this one is the dilated, as you can see here the ventricle is dilated and the HOCM, so banana shaped, and the ventricle is hypertrophied. So you can see here that the muscle is hypertrophied. Then restrictive पे you can see here interstitial fibrosis दिख रहा है due to deposition of the amyloid. So these are the three important images asked in relation with the myopathies. So let's stop the video here. So in the next video we will start with the other conditions like the pulses, aortic dissection and some other important cardiac diseases. Infective endocarditis also a very important topic. तो एक question हर पेपर में आया है इसका. And then rheumatic heart diseases, murmur, तो और भी बहुत सारी conditions है CVS की medicine में. तो बिफोर द एग्ज़ाम आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑल द वीडियोस सो दैट यू वॉच 2-3 टाइम्स एंड ईजिली आपकी वो रिवीजन हो जाएगी एंड आपके मेडिसिन के सारे क्वेश्चंस इजीली सही हो जाए. ठीक है, तो कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. वॉज इट रियली हेल्पफुल टू यू? डिड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द कॉन्सेप्ट? तो लाइक करना वीडियो को, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ग्रोमेड इफ़ यू आर न्यू टू ग्रोमेड. थैंक यू so much for watching this video, guys. Stay tuned for more amazing videos and useful videos related to the FMG. Thank you so much. Bye bye.